दोस्तों, अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की लाइफ लाइन होती है। बिजनेस शुरू करने से लगाकर बिजनेस खत्म होने तक इस सारी प्रोसेस में उस बिजनेस के सारे जो लेन देन होते हैं और उस बिजनेस की सारी जो स्थितियां होती है, प्रॉफिटेबल है, लॉस में है बिजनेस, बिजनेस के माथे काफ़ी सारी लाइबिलिटी हो गई है, बिजनेस के पास उतनी एसेट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये अकाउंटिंग ही दिखाती है। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस को आईना दिखाती है। एंड दिस क्लास विल बी वेरी इफेक्टिव। अगर आपने पूरी क्लास को देखा तो आपके करियर में काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कॉमर्स की शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनको डिफ़िकल्टी होती है जर्नल एंट्री बनाने में और अकाउंटिंग के कोर कॉन्सेप्ट को समझने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की पूरी कोर कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, साथ साथ में एंट्री कैसे बनती है और उसके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं ये भी पढ़ाऊंगा। और ये बहुत क्रूशियल वीडियो होगी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर आप डे टू डे, आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना आप सभी को पता है। तो 99% काम तो कौन कर लेता है? सॉफ्टवेयर कर लेता है। लेकिन वो जो 1% होता है ना काम, उसमें भी हम अटक जाते हैं, उसमें भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। मेरे पास बहुत सारी फाइनलाइजेशन की क्वेरीज आती है जहाँ पर मैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट्स के साथ जब मैं डेस्कटॉप शेयरिंग में बैठता हूँ और मैं उनकी बुक्स को फाइनलाइज करने के लिए जब उनके साथ चर्चा करता हूँ, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि यार इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ करोड़ों अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसका अकाउंटेंट ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कैसे कर सकता है? क्योंकि उसकी कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो गलतियां आप कितने बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तो भी आपसे होगी। इसीलिए बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप कॉमर्स की शुरुआत कर रहे हो, आप 11th अकाउंट्स में हो या आपने आप शुरुआती अपना एजुकेशन किसी भी फील्ड में किया हो, लेकिन अब आप कॉमर्स फील्ड में उतर चुके हो, तो फिर आपको ये जो क्लास है इसको पूरा देखना है और समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग का। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस में होने वाले जो लेन देन है उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, क्या पीछे की कोर कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते। दिसंबर 2005 से मैंने शुरुआत किया था और आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में। बता दूं, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, ग्रेजुएशन तक कॉमर्स नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने जब पढ़ाई किया तो मेरे सामने सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी जो मुझे आज दिन तक फेस की मैंने, मतलब मेरे को कॉमर्स सबसे इजी सब्जेक्ट लगा। अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट्स को, इसके प्रिंसिपल को कैच कर लोगे तो आपके लिए सबसे आसान चीज हो जाएगी। तो जो डिफिकल्टी आप फेस करते हो वो बिल्कुल अर्लियर स्टेज में फेस करते हो, जहां पर आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। वहां गलती एक की है, मतलब सब कुछ गलत कर दिया। अच्छा, आप समझिए, आपने लाइबिलिटी को असेट बना दिया तो बैलेंस शीट आपको क्या सही डिस्प्ले देगी? क्या नहीं देने वाली है। बैलेंस शीट आपकी रिजल्ट क्या करेगी? गलत बताएगी। तो आप बैलेंस शीट पे थोड़ी दोष दोगे यार टैली सॉफ्टवेयर ने या इस सॉफ्टवेयर ने गलत किया, ये गलत काम करके दिया। गलत उसने नहीं किया, गलत डेटा हमने उसको दिया। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें अकाउंटिंग को समझना है और किस तरीके से ये क्लास हमारे लिए एक डेफिनेटली हमारे इस अकाउंटिंग करियर में बैकबोन की तरह काम करेगी आगे जाके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि बिजनेस अगर है आपका, किसी भी लाइन का बिजनेस है, समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका बिजनेस है और किसी भी लाइन का बिजनेस है और आप ऑब्वियस सी बात है कोई भी बिजनेस करोगे तो आपके बिजनेस में पैसे का लेन देन चलता रहेगा। आपके बिजनेस में मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो चलता रहेगा। आपके बिजनेस में सेल परचेज चलती रहेगी। आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस होते रहेंगे। आपके बिजनेस में इनकम होती रहेगी। आपके बिजनेस में किसी तरीके की कोई लाइबिलिटीज क्रिएट होती रहेगी और आप उसको समय पे रीपेमेंट भी करते रहोगे। एसेट खरीदते रहोगे, समय पे डेप्रिसिएट भी करते रहोगे और समय आने पर कई बार हम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ भी करते हैं, यानी सेल भी करते हैं। तो यही चीजों को रिकॉर्ड करने की जो कला होती है, आर्ट होती है, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस लैंग्वेज में।
और ये लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखने की कला को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। पहली चीज, आगे बढ़ने से पहले आप ये समझिए कि आप जो अकाउंटिंग करने वाले हैं ना, आप जो अकाउंटिंग करते हैं, वो अकाउंटिंग हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष को ध्यान में रख के की जाती है। तो अकाउंटिंग हमेशा याद रखिएगा 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को क्लोज होती है। लेकिन क्लोज होने का मतलब ये कतई नहीं है कि सर ये 31 मार्च 2026 को फिर हिसाब किताब बंद कर दें, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद वापस 1 अप्रैल से नई शुरुआत हो जाएगी। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का सिलसिला आपका हर साल चलता रहता है। इसीलिए तो आप सुनते हो कॉमर्स वालों से, अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बिजनेसमैन से, यार अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है यार, अभी टाइम नहीं है। आप अपने किसी दोस्त को बिजनेसमैन है बोल रहे हो कि यार वो यार अपन 30 मार्च को यार घूमने चलता है, बोलेगा नहीं यार अभी तो टाइम नहीं, अभी क्या चल रहा है? क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग का मतलब होता है जो पूरा फाइनेंशियल ईयर में जो उसके बिजनेस के ट्रांजेक्शन उसने अपनी बुक्स में चढ़ाए हैं, उनको फाइनलाइज करना, उनको क्लोज करना है, क्योंकि वापस से 1 अप्रैल से न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू शुरुआत करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कॉमर्स में एंट्री ले रहा हूं और अगर मैं अकाउंट्स फील्ड में एंट्री ले रहा हूं, तो मेरे लिए नया साल क्या होगा? 1 अप्रैल होगा। आप जो 31 दिसंबर को जो सेलिब्रेट करते हो, कॉमर्स वालों को सेलिब्रेट, अकाउंटेंट को सेलिब्रेट कब करना है? 31 मार्च को वो कर ही नहीं सकते, इतने बिजी होते हैं। हाँ, 31 मार्च को सेलिब्रेट करना है क्योंकि अगले दिन नया साल है, लेकिन 31 मार्च को हमारे माथे इतनी जिम्मेदारियां होती है, इतना वर्कलोड होता है कि हमें आधी आधी रात निकल जाती है। तो आप 31 मार्च को नहीं कर पाए सेलिब्रेट तो कोई बात नहीं, 1 अप्रैल को सेलिब्रेट कर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें हमें जो अकाउंटिंग की जाती है दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर, आपको एक वित्त वर्ष के लिए करनी है। अकाउंटिंग हमेशा पीरियोडिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है। एक सिंगल पीरियड की अकाउंटिंग करोगे, फिर अगले पीरियड की वापस अकाउंटिंग करोगे, फिर अगले पीरियड की अकाउंटिंग करोगे, पीरियड बाय पीरियड चलता रहेगा सिलसिला, कभी खत्म नहीं होती अकाउंटिंग। अकाउंटिंग उस दिन बंद होगी जिस दिन आप बिजनेस बंद करोगे। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस बंद करने के बाद भी अकाउंटिंग बंद नहीं होती, क्योंकि हिसाब किताब जरूरी थोड़ी कि बिजनेसमैन ही रखे। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति भी तो हिसाब किताब रखता है अपना, कि अगर महीने में उसका एक, देखिए सैलरी तो एक ही दिन मिलना है, लेकिन खर्चे तो पूरे 30 दिन होते हैं। तो अगर वो लिखना चालू करेगा, राइटिंग हैबिट डालेगा, वो अपनी आय और व्यय को लिखेगा अगर प्रॉपर वे में डेट वाइज, तो वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा कि यार मेरी सैलरी तो 1.5 लाख यार, लेकिन मेरे पास बचता कुछ नहीं है। तो आपने पूछा कि ऐसा क्या करते हो कि नहीं बचता है, बताओ, देखिए पूरे साल भर का हिसाब। और यार हिसाब कैसे बताऊं, याद थोड़ी रहता है। याद नहीं रहता इसीलिए तो लिखा जाता है। अकाउंटिंग क्यों की जाती है? याद नहीं रहता इसलिए तो की जाती है। आपकी हार्ड डिस्क होती ना अगर आपके मस्तिष्क के अंदर, ये हर चीजें आपको क्या हो जाती, याद हो जाती, तो आप लिखते ही क्यों उसको? सॉफ्टवेयर की कहाँ जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर अंदर ही लगा होता फिर तो आपका। याद नहीं रहता इसलिए तो रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। और ये रिकॉर्ड करने का एक कला है, तरीका है। रिकॉर्ड करने की क्या है, ट्रिक है। इस रिकॉर्ड को हम कैसे करेंगे सर रिकॉर्ड, क्या ट्रिक है बताओ आप, मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक होती है, अगर आप किसी नॉन कॉमर्स को बोलोगे, जिसने कॉमर्स की स्टडी नहीं की है ना, उसको आप बोलोगे कि यार आपको रोज का रोज डेट वाइज लिखना है, तो उसने आज की डेट डाल दी, जैसे मान लो आज 8 नवंबर है, तो आपने उसको बता दिया कि भाई ऐसे लिखना है तुझे 8 नवंबर को, ठीक है। तूने अपने एक स्टाफ है रोहन को सैलरी दी, तो उसको उसको बोलना है कि भाई रोहन को हमने सैलरी दिया, ठीक है। और आगे अमाउंट लिख देना कि 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया। ज्यादा आगे और एक चीज लिख देना, कैसे दिया, कि बैंक से दिया, कौन से बैंक से दिया, कि भाई इस बैंक से दिया। अब ये तो कोई भी कर सकता है साहब। अगर आप किसी को भी बोलोगे कि ऐसे लिखना है तुझे डेट वाइज, कि बिजनेस में जो भी पैसा आया जाता है, खरीदते हैं बेचते हैं, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, उसको लिखना है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई विशेष ट्रिक नहीं है। लेकिन ये अगर आप पूरे साल भर ऐसे रजिस्टर भर दोगे, पूरे साल भर देखो सैकड़ों हजारों की तादाद में क्या होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे। इनको कहते हैं ट्रांजेक्शन, ये है ट्रांजेक्शन आपके।
अब पूरे साल भर आपने डेट डाल डाल के ये कर तो लोगे, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर साल के एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो आप इन एंट्रियों को देखते हो, मतलब इन ट्रांजेक्शन को देखते हुए नहीं बता पाओगे। चलो आप बताओ कि पूरे साल भर में आपने उधार में कितना माल खरीदा। चलो आप बताओ कि पूरे साल भर में आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को उधार में कितना सेल किया। चलो बताओ कि आपका कैश अकाउंट कितना है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। कोई भी सवाल का आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि इससे ये सिर्फ आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिजल्ट तक नहीं जाता है ये चीज। इसे बुक कीपिंग कहते हैं और ये प्रॉपर तरीका नहीं होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। और आज की तारीख में आधुनिक मॉडर्न अकाउंटिंग में इसकी रिलीवेंस नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस पता लगाने के लिए नहीं करते हैं। अकाउंटिंग करना हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है। अकाउंटिंग करने से ही हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना जीएसटी चुकाना है, कितना इनकम टैक्स चुकाना है, यानी गवर्नमेंट के प्रति आपकी कितनी देनदारी बनती है, वो भी अकाउंटिंग करने से ही पता चलेगा। तो ये एक कंपलसरी कंपल्सन है अकाउंटिंग रखना या हिसाब किताब रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। क्या है? कंपल्सन है, अनिवार्यता है, शौक नहीं है। आपने मार्केटिंग स्टाफ नहीं रखा चलेगा, लेकिन आपने अकाउंटिंग नहीं की तो नहीं चलेगा। तो अकाउंटेंट रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो जरूरत है, आपने जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कस्टम, ये कौन देखेगा? ये वो बंदा देखेगा जो आपकी बुक्स मेंटेन कर रहा है। तो देखिए, नॉन कॉमर्स वाला ऐसे लिखेगा, लेकिन अगर एक कॉमर्स वाला है या तो वो कैसे लिखेगा इसको? वो ऐसे लिखेगा इसको। कॉमर्स वाला इसको ऐसे लिखेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मान लो एसबीआई बैंक। अभी बस ये फर्क है, ये डिफरेंस है कॉमर्स और नॉन कॉमर्स में। अकाउंट्स जिसने पढ़ा है उसमें और जिसने नहीं पढ़ा है उसमें। इंग्लिश का जो जेड होता है ना, उस पैटर्न में आप लिखते हो, इसको कहते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री। अब देखिए, ये कहलाता है ट्रांजैक्शन, और इसी ट्रांजैक्शन को एक कॉमर्स वाले ने कैसे बनाया? एंट्री की फॉर्म में बनाया। अब सवाल ये आता है कि यार सर, मैं भी कॉमर्स में शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो ये कि आपने कैसे लिखा है ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि आपने कौन सी चीज को डेबिट करना है। ये अच्छा देखिए, ये एंट्री कहलाती है। एक एंट्री में दो अकाउंट आए, एक ये सैलरी अकाउंट, तो इसको कहते हैं अकाउंट। ये एसबीआई बैंक, ये भी एक अकाउंट है, ये अकाउंट। किसी भी एक एंट्री के अंदर कम से कम कितने अकाउंट होते हैं? दो। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि ये करते कैसे, ये बनाते कैसे। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा बेसिक्स समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। चलिए पहले बेसिक्स पर डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग हमेशा चार चीजों की जाती है, याद रखिएगा। अकाउंटिंग कितनी चीजों की जाती है? अकाउंटिंग का मतलब आप समझ गए हो, बिजनेस के लेन देनों को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना। चार चीजों की आप अकाउंटिंग करोगे। पहला तो आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, अपने व्यापार में खर्चे जो है उसको आपको लिखना पड़ेगा। खर्चे समझ रहे हो? खर्चे। आज जैसे मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट का किराया, इंस्टीट्यूट में स्टाफ की सैलरी, इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी और प्रिंटिंग से रिलेटेड खर्चे, मेरा मोबाइल रिचार्ज के खर्चे, मेरी गाड़ी में कन्वेंस पेट्रोल डीजल के खर्चे, दिखते दिखते खर्चे हैं सारे। इंटरनेट वगैरह का रिचार्ज डलवा रहा हूँ, वो खर्चे, ये तो दिखते खर्चे हैं। कई सारे खर्चे रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग नेचर मतलब बार बार होते हैं, बारंबार, हर महीने आपके सामने आ जाएंगे कि मैं आ गया साहब, पे करो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आजकल मंथ टू मंथ आता है, तो रेकरिंग नेचर का खर्चा हो गया, एवरी मंथ आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने। रेंट एवरी मंथ आके खड़ा हो जाएगा, सैलरी एवरी मंथ आके खड़ी हो जाएगी। बारंबार होने वाली प्रवृत्ति होती है इनकी। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो यदा कदा आ जाते हैं आपके सामने कि यार आज ये कुर्सी टूट गई साहब, अब रिपेयर कराने पे आपके 400 रुपये लग गए। ये यदा कदा हो गया साहब। साल में एक बार व्हाइट वॉशनिंग करवा रहे हो आप, तो ये कभी साल भर में एक आधी बार आपको देखने को मिलेगा। रेकरिंग नेचर नहीं है, कभी कभार हो जाता है, आकस्मिक खर्चे।
कुछ खर्चे आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से सीधे सीधे संबंधित होते हैं। अगर आपने उनको किया तो बिजनेस चलेगा, नहीं किया तो नहीं चलेगा या ज्यादा नहीं चलेगा। उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे जो खर्चे आपके सीधे सीधे, जैसे अगर आप एक ट्रेडर हो तो गुड्स की खरीदने से संबंधित होते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होते हैं कि अगर मैं खर्च करूंगा लागत, जिसको हम कहते हैं लागत, तो अगर मैं वो लागत लगाऊंगा तो मेरा गुड्स सेलेबल होगा और मैं आगे जाके उसको सेल करके इनकम कमा पाऊंगा। तो सीधी सी बात है कि वो खर्चे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। कुछ खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन बिजनेस में करने पड़ते हैं। क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है, तो मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा। कहते हैं ना, लगाओगे नहीं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, पैसा खर्च करना ही पड़ेगा आपको। तो खर्चे क्या होते हैं? खर्चे जो खर्च करना है आपको। अच्छा, आय कमाने के लिए खर्च भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। ऐसा कोई भी बिजनेस बता देना आप मुझे जिसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता है, सिर्फ इनकम ही होती है। कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत लोगों को फायदा हो सकता है अगर ऐसा कोई बिजनेस आप ढूंढ के बता देते हो तो। बाकी हर बिजनेस में खर्चे होते हैं। हाँ ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर के खर्चे ज्यादा होते हैं। मैन्युफैक्चरर का ये माना जाता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है, क्योंकि प्रोडक्शन करता है बड़ी मात्रा में। तो अगर उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो उसकी सेल का क्वांटम ज्यादा होता है। वो टर्नओवर करोड़ों में, अरबों में करता है, तो उसका चल जाता है। एक ट्रेडर, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होता है और एक सर्विस प्रोवाइडर का वापस से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा होता है। तो ये बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि किसी बिजनेस में खर्चे ज्यादा हैं, किसी में कम है, किसी में बहुत कम है, लेकिन होते जरूर है। क्लियर? तो खर्चे मतलब खर्चे। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। आज व्यापार करते ही क्यों आप? समाज सेवा करने के लिए तो नहीं किया जाता ना बिजनेस। बिजनेस किसके लिए किया जाता है? आय कमाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये जो इनकम होती है वो भी वेरियस सोर्सेस से हो सकती है बिजनेस में। आपकी बिजनेस की इनकम, बिजनेस इनकम जो डायरेक्ट ऑपरेशनल एक्टिविटी से आप पैसा कमा रहे हो। कई बार नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है हमारे बिजनेस में। कई बिजनेस में कोई आपके पास प्रीमाइसेस है, प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पर दे दिया तो रेंटल इनकम चालू होगी। कई बिजनेस के पास एक्सेस मनी बच गई, बिजनेस ने उसे बैंकों में डिपॉजिट करा दिया, बिजनेस के बाद ब्याज की इनकम शुरू होगी। कई बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा पैसा बचा हुआ तो बिजनेस ने उसको कहीं शेयर वगैरह में, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो बिजनेस के पास डिविडेंड इनकम शुरू हो गई। कहीं आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप किसी और के बिजनेस को हेल्प कर रहे हो और वो आपको कमीशन की तरह कोई कमीशन या ब्रोकरेज इनकम दे रहा है, तो वो आपकी कमीशन या ब्रोकरेज इनकम शुरू होगी। तो इनकम मेरी वेरियस हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। कोई मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है तो वो गुड्स सेल करके कमा रहा है। कोई प्रोफेशनल है तो वो सर्विस इनकम कमा रहा है। आज जैसा हमारी इनकम सर्विस इनकम है साहब, कोचिंग फीस हमें मिल रही तो वो हमारी इनकम है। तो इनकम याद रखिएगा, इनकम को भी रिकॉर्ड करना। क्लियर? दूसरी चीज किसको रिकॉर्ड की जाती है? इनकम को। तीसरी चीज, आपको अपनी एसेट्स को भी रिकॉर्ड करना होता है हमेशा। बिजनेस चलाने के लिए हमें कई तरीके के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। हमें फर्नीचर, हमें मशीनरी, हमें टूल्स, हमें इक्विपमेंट्स, हमें कोई, अगर मान लो आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, है ना, ये सारे एसेट्स होती है। इनमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है कि भाई आपने कितना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट किया। उसके बाद आता है लाइबिलिटी। ये आपको एसेट्स लिखते हो तो लाइबिलिटी भी लिखनी होती है कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। लोग जो आपसे पैसे मांगते हैं किसी वजह से, वो लाइबिलिटी। अच्छा, आपने किसी से कुछ उधार खरीदा, अब आपको उसको चुकाना है, तो लाइबिलिटी। अगर आपने बैंकों से लोन लिया तो अब आपको उसको रीपेमेंट करना है, वो आपकी लाइबिलिटी। अगर आपके वर्कर ने काम कर लिया और आपने अभी तक उनको दाम नहीं दिया तो वो भी आपकी लाइबिलिटी। अगर आपने सेल किया और आपका जीएसटी बन गया, अभी तक आपने उसको नहीं चुकाया, तो वो भी आपकी गवर्नमेंट के प्रति लाइबिलिटी। तो ये 4 पहलू होते हैं। इन 4 पहलुओं पर पूरी अकाउंटिंग निर्भर होती है, याद रखिएगा। इन्हीं को रिकॉर्ड करना, यही सब, इनका हिसाब किताब रखना, इनको लिखना। जब जब ये घटित होते हैं, जब जब ये बिजनेस में होते हैं, हमें उनको रिकॉर्ड करना, डेट वाइज रिकॉर्ड करना, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, गवर्नमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करना।
लीगल कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। और रिकॉर्ड करने के तुरंत पश्चात देखिए, रिकॉर्ड आप करोगे, आजकल रिकॉर्ड किसमें हो रहा है? सॉफ्टवेयर में हो रहा है। तो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो सॉफ्टवेयर आपको सारी रिपोर्ट्स बना के दे देगा। तो जो समराइज और एनालिटिकल पार्ट है, जो रिपोर्टिंग सेक्शन है, वो तो सॉफ्टवेयर करते हैं आजकल, हमें कहाँ करना पड़ता है। कौन सा आजकल मैन्युअली बैलेंस शीट बनती है या पिनल बनता है, या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, या ट्रायल बैलेंस बनता है, या लेजर तक बनता है। जो स्टेप्स होती है ना अकाउंटिंग की, ये स्टेप होती है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री यानी जर्नलाइज करना पड़ता है। जर्नल एंट्री करना पहली स्टेप होती है। फिर साल खत्म होने के बाद आप पूरा साल भर के ट्रांजैक्शन से लेजर पोस्टिंग करके लेजर्स बनाते हो, एक एक अकाउंट क्रिएट करते हो। फिर आप ट्रायल बैलेंस से उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हो। फिर आप अगर मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो, प्रोडक्शन अकाउंट, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का पता चलता है। फिर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको अपना ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है, लॉस वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम का पता चलता है। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे आपको बिजनेस की जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो पता चलता है। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है बैलेंस शीट। ये फाइनलाइजेशन तक की प्रोसेस, आपको बैलेंस शीट बनाकर आपको अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है उस ईयर के लिए। ये सारी जो प्रोसेस होती है, इनमें से यहाँ से लगाकर यहाँ तक सारी प्रोसेस आजकल ऑटोमेटिक है। मैंने क्या लिखा? सेकंड से लगाकर 7 तक की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, मतलब हमें सिर्फ दिमाग किस पे दौड़ाना है? हमें एंट्री पे दिमाग दौड़ाना है, एंट्री बनानी है हमें। अच्छा, एंट्री में भी आजकल कई सारे ऐसे टूल आ गए हैं, ऐसे एआई टूल आ चुके हैं जो एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रह सकते, कि हर बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन अलग होते हैं, हर बिजनेस में अकाउंट्स अलग होते हैं, हर बिजनेस में ट्रांजैक्शन का जो क्वांटम है वो भी अलग होता है। तो वो ये यहाँ पर महारत आपको होनी चाहिए। आप किसी भी टूल, किसी भी एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। सब कुछ अगर सॉफ्टवेयर ही करेंगे या मशीनरी करेंगे तो फिर तो इंसान की जरूरत ही कहाँ है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इंसान की जरूरत खत्म हो। बट एंट्री वाला पार्ट हमारा हमेशा मजबूत होना चाहिए, यानी हमें ट्रांजेक्शन्स को समझना और करना आना चाहिए। और करना क्या है, आपको ये 4 चीजें याद रखनी। कौन कौन सी? एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। चलिए समझते हैं। आप लोगों से मैं आंसर चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो ऑनलाइन भी देख रहे हैं ना, तो आप साथ साथ में बोलते चलिएगा। मुझे पकड़ना है। मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, 30 नाम लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि इन चारों में से ये क्या है। आपको सिर्फ ये बताना है किसी भी बिजनेस के लिए वो खर्चा है, किसी भी बिजनेस के लिए वो एसेट है, किसी भी बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, या किसी भी बिजनेस के लिए वो इनकम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत कॉमन नाम है जो आप आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। सैलरी क्या होता है? सैलरी, अगर मैं किसी को, सैलरी का मतलब होता है वेतन। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को उनके काम के बदले में दाम दे रहा हूं, उसको कहते हैं सैलरी। दे रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस हुआ ना, तो ये एक्सपेंस होता है, खर्चा। राइट। रेंट क्या होता है? किराया। किराया भी एक्सपेंस है। किराया आप चुकाओगे, कोई प्रॉपर्टी या प्रीमाइसेस आप यूज कर रहे हो, उसका आप किराया चुका रहे हो, तो ये भी एक्सपेंस है। स्टेशनरी क्या है? स्टेशनरी खरीदना, ये भी एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स कहलाएगी बिजनेस में। अब मन में एक सवाल आएगा, सर एक्सपेंस में और एसेट में क्या फर्क होता है? चलिए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंस और एसेट्स में क्या फर्क होता है? एक्सपेंस देखो, सीधी सीधी इसी लैंग्वेज में बात बताऊं ना, एक्सपेंस और एसेट्स में डिफरेंस। तो खर्चा, खाया पिया और जीरो, खत्म। खर्चा क्या होता है? खाया पिया और भूल जाओ। खाया पिया खत्म, जीरो, वो खर्चा है। आज किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को ले गए और आप डिनर करवा के लेके आए, और वहां पर बिल आपका 5,000 रुपये बना, आपने यूपीआई से पेमेंट किया, खाया पिया, 5,000 गया। मिला क्या? घर आके क्या आपने हासिल किया बताओ? कुछ नहीं मिला, जीरो हो गया। तो वो 5,000 रुपये जीरो हो गया ना आपका। तो एक्सपेंस मतलब हमने जो पेमेंट किया किसी चीज के लिए, उसकी हमारी बुक्स में वैल्यू क्या हो चुकी है? अब जीरो हो चुकी है, उसको हम खर्चा कहते हैं। आज मोबाइल में आप रिचार्ज डलवाते हो तो वो क्या है? एक खर्चा है।
लेकिन मोबाइल फोन क्या है, वो एसेट्स है। खाया पिया खत्म नहीं होता है एक समय के बाद होगा। बच्चे उसको खिलौने की तरह खेलने लगेंगे, लेकिन उसको समय लगेगा। वही मोबाइल जो आज आपके लिए इतना प्रिय है कि कोई और व्यक्ति उठाता भी है हाथ में तो आपका वहां से नजर नहीं जाएगा, कभी नीचे नहीं गिर दे, समझ रहे हो, कि कहीं स्क्रैच नहीं लग जाए, कहीं गिरा नहीं दे, कि अभी उसकी वैल्यू है। और वो वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको उसकी परवाह नहीं होगी, बच्चों को खिलौनों में डाल दोगे आप उसको, खेल, लेकिन वो समय आने में समय लगेगा। एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, इसलिए उसको एसेट्स कहा जाता है कि कल को आप उसको वापस बेचने भी निकलो तो उसका कुछ पैसा तो आएगा। तो आप उसको खर्चा नहीं मान रहे हो, क्या मान रहे हो, एसेट्स मान रहे हो, उसकी बुक्स में वैल्यू होती है, तो इसको हम एसेट्स कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ ऐसे जोड़े बता रहा हूँ जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी एक्सपेंस और एसेट्स में। जैसे देखिए, मैंने अगर कोई बाइक खरीदी तो मेरे लिए एसेट, बाइक में पेट्रोल डलवाया तो खर्चा, बाइक का इंश्योरेंस करवाया तो खर्चा, बाइक की हर महीने सर्विस करवा रहा हूँ तो खर्चा, मैंने कोई कार खरीदी तो एसेट्स, कार में डीजल डलवा रहा हूँ खर्चा, कार का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ खर्चा, मैंने बिल्डिंग खरीदी तो एसेट्स, बिल्डिंग खरीदने के बाद मैंने उसका हर साल पेंट करवाता हूँ खर्चा। ध्यान देना, मैंने मोबाइल खरीदा तो एसेट्स, मोबाइल का रिचार्ज करवा रहा हूँ तो खर्चा, मैंने लैपटॉप खरीदा तो एसेट, लैपटॉप को मैं समय समय में फॉर्मेट करवाता हूँ, वो मेरे लिए खर्चा। तो खर्चे में और एसेट में डिफरेंशिएट करना सीखो कि खर्चे का वैल्यू 0 हो जाता है हमारी बुक्स में, एसेट्स हमारी बुक्स में खड़ा रहता है। खर्चा कभी भी, खर्चे का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, खर्चा हमेशा 31 मार्च को आप उसको ट्रांसफर कर देते हो ट्रेडिंग या पिनल में, उसकी वैल्यू 0 कर देते हो, अगले साल वो खर्चा वापस रीओपन होता है। एसेट्स की वैल्यू तब तक जब आपकी बुक्स में खड़ी रहेगी जब तक वो 0 नहीं हो जाती। तो ये आप थोड़ा समझना है। कंप्यूटर टेबल क्या होगी हमारे लिए, एसेट्स होगी, हम इसको खर्चा थोड़ी मानेंगे। बुक्स क्या होगी, बुक्स भी हमारे लिए एसेट्स होगी। मोटरसाइकिल क्या होगी, मोटरसाइकिल भी हमारे लिए एसेट्स होगी। मोबाइल रिचार्ज क्या होगा, एक्सपेंस होगा। देखो कितना आसान है इसको पकड़ना। वॉच, घड़ी मेरे लिए क्या होगी, मेरे लिए एसेट्स होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए एक्सपेंस होगा। सेल ऑफ गुड्स, माल बेचना मेरे लिए क्या होगा, इनकम, इनकम। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, बैंक में ब्याज आया आपको डिपॉजिट से, इनकम। बैंक चार्जेस क्या होगा, बैंक ने कोई चार्जेस लिए, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। ठीक है, मशीनरी मेरे लिए क्या होगी, एसेट्स होगी। बैंक से लोन लेना लाइबिलिटी होगा, दायित्व। ठीक है, अच्छा एक चीज और अपन यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस होगा इनकम और लाइबिलिटी में। मुझे बताओ इनकम और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में पैसा आता है, दोनों में बिजनेस में पैसा आएगा। अभी मैंने बैंक से 2 लाख रुपए लिए हैं, तो यहाँ पर भी मेरे पास पैसा आया है, और 2 लाख रुपए मुझे अपने किसी स्टूडेंट से किसी कोर्स की फीस मिली है। जैसे ये बच्चे से कोर्स फीस आपको प्राप्त हुई, ये आपकी इनकम है। जबकि आपने एक लोन रिसीव किया बैंक से, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, मान लो दोनों केस में 2 लाख रुपए, कोई कोर्स फीस 2 लाख रुपए मिली और बैंक से 2 लाख का लोन लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में पैसा आया है, राइट, दोनों में पैसा आया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऐसा पैसा जो आने के बाद वापस नहीं चुकाना है वो इनकम, ऐसा पैसा जो आया जरूर है लेकिन माथे टेंशन लेके आया है यार वापस देना है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपको चुकानी होगी नियर फ्यूचर, इनकम नहीं चुकानी है। आए, सारा गेम ही तो उसी के लिए होता है। ये बिजनेस, ये अकाउंटिंग, ये अकाउंटेंट बैठा रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसेस, ये माथा फोड़ी कर रहे हैं, सुबह से चालू हो रहा है रात को खत्म हो रहा है बिजनेस, दिवाली में तो रात भी नहीं हो रही है। इतनी माथा फोड़ी हम किसके लिए पाल रहे हैं, इसके लिए पाल रहे हैं, किसके लिए, इनकम के लिए, राइट। तो इनकम में और लाइबिलिटी में ये फर्क होता है कि इनकम हमारी बुक्स में सिर्फ आने की एंट्री दिखेगी, जाने की नहीं दिखेगी। लाइबिलिटी खड़ी भी होगी और सेट ऑफ भी होगी, खत्म भी होगी वापस से, और इनको दिखाया भी अलग अलग जगह जाता है। ये भी बता दूं, ये जो एक्सपेंस और इनकम है ना,
याद रखिएगा, एक्सपेंस और इनकम ये दोनों आप अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हो। ऐसे स्टेटमेंट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है, उनमें दिखाते हो, ट्रेडिंग, पीएनएल, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। जबकि एसेट्स और लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट का पार्ट होती है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। किसी भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट देखने से आपको उसके इनकम और एक्सपेंसेस का पता चलता है, जबकि बैलेंस शीट देखने से एसेट्स और लायबिलिटी का पता चलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। अच्छा, डिविडेंड मिला साहब, क्या होगी? डिविडेंड इनकम होगी। डिविडेंड कब मिलता है? जब आपने कोई शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा होता है, कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, अपने लाभ का हिस्सा आपको दे रही है शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड कहलाता है। रिपेयर, अगर मैंने किसी भी चीज का रिपेयर, टूट फूट, मरम्मत करवाई है, एक्सपेंस है। बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स है। सेल ऑफ सर्विस, सर्विस दूंगा किसी को तो मेरे लिए क्या है? इनकम है। कमीशन चुकाना एक्सपेंस है। सेल्स के खर्चे एक्सपेंस है। मजदूरों को वेजेस चुकाना एक्सपेंस है। एयर कंडीशनर, एसी मेरे बिजनेस में अगर है तो ये मेरे लिए क्या मानी जाएगी? एसेट्स मानी जाएगी। रिलेटिव से लोन लेना, लोन फ्रॉम रिलेटिव, तो ये आपके लिए लायबिलिटी। लोगे तो देना भी तो पड़ेगा। लोन टू फ्रेंड, फ्रेंड को लोन दिया, फ्रॉम में और टू में फर्क है। लोन दिया उसको तो वापस लेंगे हम, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। प्रोफेशनल रिसिप्ट, अगर आप एक डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने कंसल्टेंसी की फीस ली है अपने क्लाइंट से, तो ये आपकी क्या है? इनकम है। डिस्काउंट अलाउड, किसी को डिस्काउंट देना, हमारे बुक्स में हम खर्चे की तरह रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव, ये हम अपनी बुक्स में इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। डिपॉजिट देना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपने कोई दुकान किराए पे ली है तो ये आपकी एसेट्स है। अब आप समझिए कितना आसान है आइडेंटिफाई करना किसी अकाउंट को कि उसका नेचर क्या है। इट्स सो इजी। अब कहाँ यहाँ कॉमर्स ना नॉन कॉमर्स की बातें आ रही है? इन चीजों को कोई भी समझ सकता है। आसानी से नाम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मेरा खर्चा है, ये मेरी इनकम है, ये मेरी एसेट है, ये मेरी लाइबिलिटी है। सो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कि लोग जितना डिफिकल्ट समझ लेते हैं। नाउ अब सर एंट्रियां कैसे बनाएंगे? चलो आप, ये तो हमें समझ में आ गया है कि 4 चीजों को लिखना है। एंट्रियां कैसे बनाएंगे? चलिए अब मैं आपको एंट्रियां बनाने का एक तरीका बताता हूं। देखिए, मेरा एक वीडियो है कॉमर्स अब उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर, डेबिट क्रेडिट के नियमों को समझ लोगे कि दुनिया की कोई भी एंट्री कर पाओगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे का है, लेकिन उसको देखकर आपको, मैं कह रहा हूँ, आपकी अकाउंटिंग की सारी जो माथापच्ची वो खत्म हो जाएगी। और साथ में ये वीडियो देख रहे हो, इसको भी पूरा जरूर देखिए। ये ऐसी जो वीडियो होती है ना, कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया हमारे यार। हाँ, मेरे को डाउट थे लेकिन वो खत्म हो गए, और धीरे धीरे ही खत्म होंगे, एकदम से नहीं होंगे कि कोई कहते कि 1 घंटे की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में मैं आपको अकाउंटेंट बना दूंगा, मैं आपको 50,000 का आदमी बना दूंगा, मैं आपको 1 लाख का आदमी बना देता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल, तो थंबनेल देखते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है? बोले 24 मिनट की, और ये कह रहा है 50,000 का आदमी बना दूंगा। 24 मिनट में 50,000 का आदमी बना देगा। वो लोग सिर्फ थंबनेल ऐसे इसलिए बनाते हैं, दे जस्ट वांट ज्यादा से ज्यादा व्यूज, उनका दुकान चलता रहे। आप 500 के बने नहीं बने उस वीडियो से, लेकिन उनका दुकान जरूर चलता है। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि सिंगल वीडियो देखने से हम थोड़ी बन पाएंगे, हमें लगातार, बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उस तरीके के कंटेंट देखने पड़ेंगे। आपने इस तरीके के कंटेंट बार बार देखोगे तो कभी तो अंदर घुसेगा ना चीज, और धीरे धीरे हम परफेक्ट होते जाते हैं। एकदम से कोई रातों रात तो नहीं बन सकता। देखो, समझो, तो धीरे धीरे ही होने वाला है, और धीरे धीरे तब होगा जब हम कंटिन्यूअस उस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं। नॉलेज तो यही चीज है, शिक्षा धीरे धीरे ही आएगी जब लगातार आप उस तरीके के कंटेंट को वॉच भी करोगे, दिमाग भी लगाओगे, प्रैक्टिस भी करोगे। चलिए अब हम समझते हैं डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है। नियम है हालांकि इसके लिए, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है इसके लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल है।
जिनको ध्यान में रखते हुए आप डेबिट क्रेडिट करते हो। लेकिन मैं अभी नियमों से थोड़ा हट के पढ़ाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, कि भाई नियम नहीं भी याद है तो भी मैं कर पाऊँ, ऐसा कुछ बता दो सर, तो ऐसा ही मैं बताने वाला हूँ। आप बस अब दिमाग दौड़ाइएगा कि आज की क्लास का जो मेन चीज मैं चालू करने वाला हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस के अंदर मनी का जो फ्लो है वो कहाँ कहाँ से होता है और कितनी प्रकार का होता है। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? पैसे का आवागमन, पैसा आना और पैसा जाना। अब देखिए मनी के फ्लो को दो तरीके से समझिए आप। मनी का फ्लो दो तरीके का होता है, एक होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब आना, बिजनेस में पैसा आना। और एक होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसा जाना, राइट। इनफ्लो वापस दो तरीके से होता है आपके बिजनेस में। एक तो इनकम होगी तब आएगा पैसा, अभी अभी अपन बात कर रहे थे आय के ऊपर। इनकम मतलब आय कमाना, जब आप आय कमाओगे तो पैसा आएगा। जैसे मैं अभी बता रहा था, स्टूडेंट से कोर्स फीस मिली मुझे, तो ये इनफ्लो कहलाता है। और एक होता है लाइबिलिटी से पैसा आता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बैंक से लोन लिया साहब, तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? दायित्व। लाइबिलिटी से भी पैसा आएगा, किसी से उधार ले लो ना, और यार तेरी जेब में 2 लाख कहां से आ गए, बोला अपने एक फ्रेंड से उधार लेके आया हूं, तो पैसा आया तो है, लेकिन वो पैसा वापस देना भी है। लाइबिलिटी से भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी खड़ी हो रही है वहां पे। और इनकम से भी पैसा आ रहा है, ऑलराइट। और पैसा जाता कैसे कैसे है बिजनेस से वापस? तो आउटफ्लो भी दो तरह का होता है। एक जब हम खर्चे करते हैं, एक्सपेंसेस, जब खर्च करते हैं, खर्च का मतलब ही क्या हुआ? एक्सपेंस। और एक पैसा जाता है जब हम अपने बिजनेस में क्या खरीदते हैं? एसेट्स खरीदते हैं, तब भी पैसा, पैसे का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। तो ये चारों को चारों चीजें, सर आपने अभी ये चारों चीजें तो बताई थी, मैंने कहा हाँ जी। अब आप इसको ऐसे समझिए, इनकम और लायबिलिटी का एक आपस में नाता होता है, रिश्ता होता है, दोनों आपको पैसा ला के देंगे। और एक्सपेंस और एसेट का आपस में एक रिश्ता होता है, दोनों में पैसा बिजनेस से आउटफ्लो होता है, राइट। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा इनको समझते हैं, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल हम इनको वॉच करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इनकम के ऊपर। देखिए, अब देखिए इनकम कौन कौन सी हो सकती है। जैसे आज मान लो मैं मेरी एग्जाम्पल पकड़ूं, तो स्टूडेंट से मुझे कोर्स फीस रिसीव होना मेरे लिए इनकम है, स्टूडेंट कोर्स फीस, ये मेरी इनकम हो सकती है। बैंकों में मेरा डिपॉजिट पड़ा हुआ एफडी आरडी वगैरह है, तो उस पर मुझे ब्याज मिलना, इंटरेस्ट रिसीव, ये मेरी इनकम हो सकती है। भारत में हर व्यक्ति को ब्याज मिलता है, याद रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट, और सेविंग में ब्याज उसको क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पे उसके क्रेडिट होता ही होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव, मान लो मैंने अपनी कोई एक प्लेस किराए पर दे रखी है, मुझे किराया भी मिल रहा है, तो इंटरेस्ट, यहाँ पर रेंट रिसीव्ड, ये भी मेरी इनकम हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने शेयर वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो डिविडेंड इनकम भी मेरी हो सकती है, डिविडेंड रिसीव, लाभांश मिला मुझे कंपनियों से। उसके अलावा अगर मैंने किसी को कोई कंसल्टेंसी दी, मान लो मैं बिजनेसेस में जाके टैक्स कंसल्टेंसी देता हूँ, मुझे कंसल्टेंसी फीस भी मिलती है, तो वो भी मेरी इनकम। सेमिनार लेता हूँ मैं बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स वगैरह में, तो वो भी मान लो मेरी इनकम है। अगर मैं व्यापारी हूँ तो मैं सेल ऑफ गुड्स, अगर मैं माल बेचूंगा तो वो भी अपनी क्या हो सकती है? इनकम हो सकती है। ये सारी इनकम है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, एक चीज और आप गांठ बांध लीजिए कि इनकम के केस में आपको क्या करना है। जब भी इनमें से कोई भी इनकम हो, तो इनकम किस में होती है? या तो आपको किस में मिलेगी? कैश में, या फिर आजकल ज्यादातर ऑनलाइन आता है, बैंक में आता है पैसा, तो कैश या बैंक अकाउंट को उस वक्त डेबिट कर दीजिए, और उस इनकम को, पर्टिकुलर इनकम को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। जो भी इनकम है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ये एंट्री होगी इंग्लिश के जेड की शेप में। बहुत आसान है। जब भी बिजनेस में कोई भी इनकम हो, कैश या बैंक, जिधर भी वो इनकम आई है उसको डेबिट करो, और उस इनकम को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। जैसे अब यहाँ पर मान लो मैंने माल बेचा साहब,
पैसा बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। स्टूडेंट ने मुझे 3,000 रुपए फीस लाके कैश में दी तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट कोर्स फीस। मुझे ब्याज मिला है बैंक अकाउंट में, मेरे खाते में ब्याज आया सेविंग अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। मुझे किसी से कंसल्टेंसी फीस मिली है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फीस। आप बड़ी सिंपल तरीके से एंट्रियां पास करेंगे अपनी बुक्स। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इनकम जब भी होगी आपको ये एंट्री बनानी है। कौन सी वाली? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, ये एंट्री आपकी बुक्स में होने वाली। सिंपल। सर यार वो गोल्डन रूल तो याद ही नहीं होते हैं। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करवाना, गिवर को क्रेडिट करवाना, व्हाट कम्स इन डेबिट ना, व्हाट गोज आउट क्रेडिट ना, एक्सपेंसेस को डेबिट करवाना, इनकम को। सर मैंने बहुत रट लिया तो भी याद नहीं हो रहा, याद हो गया तो भी इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा, तो मैंने कहा छोड़ दो, ऐसे याद करो। जब भी इनकम रियलाइज होगी आप क्या करो, उसको क्रेडिट करो और कैश या बैंक को डेबिट करो। पैसा आ रहा है तो आप उसको कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करो। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, लाइबिलिटी। अब पहले हम डिस्कस करते हैं लाइबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है साहब। बैंक से लोन रिसीव होना, बैंक से लोन लिया, ये लाइबिलिटी आपकी। कोई रिलेटिव से लोन लिया, कोई फ्रेंड से लोन लिया, किसी सप्लायर से या किसी कस्टमर से एडवांस प्राप्त हुआ, ये भी तो लाइबिलिटी, एडवांस रिसीव। आपको कोई एडवांस मिला किसी काम के बदले में, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। कैपिटल, पूंजी, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस की तो लाइबिलिटी ऑनर के प्रति, तो कैपिटल यानी पूंजी। ऑनर जो भी पैसा बिजनेस को देता है वो कैपिटल कहलाता है। ये सारी लाइबिलिटी है, राइट। ये सारे आपको वापस चुकाने कभी ना कभी, और नहीं चुकाओगे तो उसकी कॉस्ट चुकानी है। फिर नहीं चुकाओगे तो कॉस्ट चुकानी है। लोन के केस में ब्याज चुकाना पड़ता है, कैपिटल के केस में प्रॉफिट देना पड़ता है। जब तक आप खड़ा रखोगे इन लाइबिलिटी को, बिजनेस को, इनको क्या देना पड़ेगा, इनकी एक कॉस्ट होती है जो पे करनी पड़ेगी। तो लाइबिलिटी, जब भी लाइबिलिटी के जरिए पैसा आपको मिल रहा है ना, तब भी यही एंट्री बनने वाली। क्या? कैश या बैंक, जिसमें भी वो पैसा आ रहा है उसको आप क्या करो, डेबिट करो, और टू वो लाइबिलिटी जो आपको रिसीव हो रही है, टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब नाम मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर एक एक इंडिविजुअल के, आपको बस ये पकड़ना है, थीम पकड़नी है। इतना सिंपल है। बैंक से लोन लिया क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। किसी फ्रेंड से लोन लिया क्या एंट्री होगी साहब, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश तो खैर भूल ही जाओ, ज्यादा आजकल चलता नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वो फ्रेंड लोन। किसी कस्टमर से एडवांस मिला तो क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जैसे होता है ना अपन, एडवांस फ्रॉम राम, एडवांस फ्रॉम श्याम। बिजनेस में ऑनर ने पैसा दिया बिजनेस को, क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सिंपल। इधर मेरे को रूल याद रखना यार, कि एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट करो, एसेट घटती है क्रेडिट करो। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट करो। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट करो। सर रट तो लिया मैंने, लेकिन इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा, तो इतना दिमाग ही मत दौड़ाओ। सिंपल कॉन्सेप्ट। 4 पिलर, चारों को पता रखो। अकाउंटिंग के 4 पिलर जिनकी अकाउंटिंग की जाती है, वो 4 पिलर कौन कौन से? एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी। एक्सपेंस और एसेट को एक तरफ रखो, क्योंकि वो बिजनेस में मनी का क्या करते हैं, आउटफ्लो करते हैं। और इनकम और लाइबिलिटी को एक तरफ रखो, क्योंकि वो बिजनेस में मनी का इनफ्लो करते हैं। देखिए मैं अभी आपको एक क्लास में, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोग जब मेरी ये वीडियो देखेंगे तो उनके दिमाग में ये भी आएगा कि सर डेप्रिसिएशन की एंट्री में तो कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है, सर कोई आउटस्टैंडिंग एंट्रियों में तो कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है, सर कोई प्रीपेड एंट्रियों में तो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है, सर एडजस्टमेंट करते हैं उनमें कहाँ इनफ्लो आउटफ्लो के। तो आप, तो देखिए, इसलिए एक क्लास में सबको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आसान कर सकते हैं। बिजनेस में होने वाले मोस्टली ट्रांजेक्शन इसी पैटर्न पर चलते हैं। खर्चे हो तो ये कर दो एंट्री, इनकम हो तो ये कर दो, एक्सपेंस हो तो ये, सॉरी लाइबिलिटी एसेट के केस में ये एंट्री कर दो। बस आपको अभी इनफ्लो और आउटफ्लो की मैं गणित बता रहा हूँ कि किस केस में क्या एंट्री होगी। अब हम खर्चों पे भी बात करते हैं।
खर्चे बड़े कॉमन से खर्चे जो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे बिजनेस में सैलरी, रेंट जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, एडवर्टीजमेंट, आपने विज्ञापन पे खर्च किया, आपने स्टेशनरी या प्रिंटिंग पे खर्च किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर, आपने किसी को ब्रोकरेज या कमीशन चुकाया, रिपेयर और मेंटेनेंस के खर्चे, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, गोडाउन से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, मतलब खर्चे अब आप लिखने बैठो तो लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हो, 150-200 नाम तो आपको याद आ ही जाएंगे। तो खर्चे मतलब खर्चे, राइट। अब इनके केस में देखिए, ये आप समझिए इनफ्लो में क्या हुआ, इनफ्लो में इनकम भी क्रेडिट हुई और लाइबिलिटी भी क्रेडिट हुई, और जिसमें जिसमें जिस अकाउंट में वो पैसा आया उसको हमने डेबिट किया। आउटफ्लो जस्ट उल्टा है, इसमें क्या होगा, इसमें खर्चा डेबिट होगा। जैसे इसकी क्या एंट्री होगी, जो भी खर्चा है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैश या बैंक जिसमें भी जा रहा है वो क्रेडिट कर दो, तो ये एंट्री होगी इसमें, वेरी सिंपल। ये आउटफ्लो है, एक्सपेंस को डेबिट करना। तो इससे एक चीज और सीखने को मिल रही है कि इनकम नॉर्मली क्या होती है, क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, ये भी सीखने को मिल रहा है। डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग पूरी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, डेबिट और क्रेडिट, सारा खेल इसी पे चलता है। जो चीज कभी डेबिट हुई तो वो क्रेडिट भी होगी, जो चीज कभी क्रेडिट हुई वो डेबिट भी होगी, तो लेकिन नॉर्मल बैलेंस ये रहेंगे। अच्छा, एक्सपेंस के बाद अभी एक और पहलू बचा हुआ है, वो है एसेट्स का। एसेट्स के नाम जैसे है मोबाइल फोन आपका, ये आपकी एसेट्स, मोटर बाइक आपकी एसेट्स, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग आपके पास है तो वो एसेट्स, फर्नीचर आपके पास है तो वो एसेट्स, कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है तो वो एसेट्स, खूब सारी हो सकती है। इसमें भी आप लिखने बैठोगे तो आपको काफी नाम निकल कर आएंगे। ये सारी हमारे एसेट्स है, कोई इक्विपमेंट्स हमारे पास है तो वो हमारी एसेट्स। जब भी आप कोई एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, पैसे का आउटफ्लो होगा आपका, एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दोगे और टू कैश या बैंक कर दोगे। इसमें भी आप देखिए, एक्सपेंस और एसेट्स क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, तो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट डेबिट बैलेंस होता है। अब अभी अभी मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, अब आप इन सारी चीजों से जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई इनकम और लाइबिलिटी जब भी मेरी बढ़ रही है, मैं उस केस में एंट्रियां जो कर रहा हूं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम या टू लाइबिलिटी, क्रेडिट हो रही है वो चीजें। एसेट्स और एक्सपेंस के केस में मैं उनको डेबिट कर रहा हूं, और टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक कर रहा हूं जब भी मैं उनको खरीद के लेके आ रहा हूं। तो अब देखिए, मैं आपको इन चारों चीजों का जो मेन फाइनल क्रक्स निकल कर आ रहा है उस पर बातें करते हैं। एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम और लाइबिलिटी। अब आप ये देखिए, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस आपने डेबिट किया, एक्सपेंस को भी डेबिट किया, इनकम को क्रेडिट किया और लाइबिलिटी को भी क्रेडिट किया। ये नॉर्मल एक्टिविटीज जो हमने अभी देखी। जस्ट विपरीत करो इन सब को जब उल्टा हो रहा है मामला, इसको क्रेडिट करो जब उल्टा हो रहा है, इसको क्रेडिट करो जब उल्टा हो रहा है, इसको डेबिट करो जब उल्टा हो रहा है, इसको डेबिट करो जब उल्टा हो रहा है। अब आप ये समझिए, ये जब जब बढ़ेगी, ये मैं निशान लगा रहा हूं बढ़ने का, बिजनेस में जब जब होगा आप इनको ये करोगे, और जब उल्टा होगा, उल्टा मतलब घटेगा, तो आप उनको रिवर्स करोगे। सर एग्जांपल दो, जैसे मैंने अपना कंप्यूटर असेट थी, राइट, बेच दिया किसी को, तो कंप्यूटर अब क्या होगा, क्रेडिट होगा, रिवर्स होगा। कोई भी एसेट बेच दोगे, रिवर्स होगी। कोई खर्चे आपने रिवर्स कर रहे हो, किसी वजह से कम कर रहे हो, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कोई इनकम कम कर रहे हो, डेबिट करना पड़ेगा। कोई लाइबिलिटी आप चुका रहे हो तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये लिख भी देता हूं मैं कि ये उल्टी पिक्चर कब बनेगी, एसेट्स को कम करने पर बनेगी। कम करना, किसी भी वजह से कम करना, बेचा तो कम कर रहे हो,
और डेप्रिसिएशन वगैरह लगा रहे हो तो कम कर रहे हो। एक्सपेंसेस को किसी वजह से कम करने पर ये आपका एक्सपेंसेस को कम करना, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए रिवर्स कर रहे हो, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है उनको रिवर्स कर रहे हो आप, उसको आपको ये रिवर्स मारना पड़ेगा। इनकम को कम करने पर आप उसको डेबिट करोगे। इनकम कम कभी ज़्यादा लिख दी आप, तो उसको आपने रिवर्स करना पड़ेगा। कई बार आपको कोई इनकम एडवांस में मिल गई, आपने उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है तो उसको आप वापस रिवर्स करोगे। लाइबिलिटी कम करने पर, लाइबिलिटी को चुकाओगे तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जब कम होगी तो उल्टा पिक्चर बनने लग जाएगा, उल्टा सिनारियो बन जाएगा। नॉर्मली ये दोनों डेबिट हो रहे थे, वो उस केस में क्रेडिट होंगे। नॉर्मली ये दोनों क्रेडिट हो रहे थे, वो उस केस में डेबिट होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अब देखिए इसमें एक चीज और है कि आ, इस ये सारी चीजें जो हमने देखी, कई बार ये होता है कि आपको ये सारी पिक्चर अभी तो बहुत क्लियर और अच्छे समझ में आ गई, लेकिन कई बार हमारे बिजनेस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी निकल कर आ जाते हैं जो हमें ज्यादा पल्ले नहीं पड़ते। मतलब इसको कहते हैं हम थोड़ा एडवांस लेवल चल जाता है, जहाँ पर कोई पैसा आ रहा जा रहा नहीं है, कुछ और ही हो रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर आपको अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान में रखना है। तो मैं आपको अकाउंटिंग के दोनों जो डेबिट क्रेडिट के रूल है वो अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आप अगर याद कर देते हो और फिर उसके अनुसार एंट्री क्रिएट करते हो तो आपके लिए आसान हो जाती है एंट्री। तो ये दोनों के दोनों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के नियम। पहला जो नियम होता है अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट का, वो आपका चलता है नियम हमेशा अकाउंट्स के टाइप्स के ऊपर, कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के अकाउंट्स जिन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, वस्तुओं के अकाउंट जिन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट जो कि अवास्तविक या आय व्यय के जो अकाउंट होते हैं उनको कहते हैं। अब आप ये भी समझिए कि इन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के नियम होते हैं। ठीक है, डेबिट पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को कहते हैं, जो व्यक्ति बिजनेस से कुछ भी रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट कहते हैं करते हैं, और अगर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे आपने मोहन एंड सन्स को गुड्स सेल किया, तो मोहन एंड सन्स को डेबिट इसलिए कर रहे हो अकाउंटिंग में, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो रिसीवर है उस केस में। और श्याम एंड सन से आपको कोई गुड्स खरीदा, तो श्याम एंड सन्स को हम उस एंट्री में क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि वो गिवर है उस केस में। तो ये अगर आपने याद कर लिया तब भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई एंट्री बनाना बहुत आसान हो जाएगा। रियल अकाउंट में जो वस्तुएं बिजनेस में आती है, व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस से जाती है गोज आउट, उसको हम क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट में। ठीक है, वस्तुएं मतलब अब कुछ भी खरीदोगे तो उसको डेबिट कर दो, बेचोगे तो उसको क्रेडिट कर दो, और किसी वजह से कम हो रही है तो उसको तब भी क्रेडिट कर दो। जैसे डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी फिक्स्ड एसेट्स कम होती है तो फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएशन की एंट्री में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सपेंसेस या जो लॉसेज होते हैं उनको आप डेबिट किया जाता है अपनी बुक्स में, और जो इनकम या किसी भी प्रकार की कोई गेन प्राप्तियां आपको होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है डेबिट क्रेडिट का। डेबिट क्रेडिट वैसे तो ऐसे होता है, मैंने आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताया था, बाकी डेबिट क्रेडिट इस तरीके से आपको बनाना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नियम आप याद कर सकते हो, अगर एंट्री बनाने में इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उस केस में वो जो नियम होता है वो अकाउंटिंग पिलर पर आधारित होता है, अकाउंटिंग कॉर्नर्स पर आधारित होता है। अभी अभी मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, एक तो एक्सपेंस, एक एसेट्स, एक इनकम, और एक लाइबिलिटीज। ठीक है, ये चारों चीजों पर भी आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है कि अगर बिजनेस में हम अकाउंटिंग इन चारों की ही करते हैं, तो किस केस में किसको डेबिट करेंगे, किस केस में किसको क्रेडिट करेंगे, ये भी आप देखिए। एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस में बढ़े हैं आप उसको डेबिट कर दे, जब बिजनेस से कम हो क्रेडिट कर दीजिए। असेट जब भी बढ़े, देखिए ये दोनों एक तरीके से एक जैसा चलता है, जब कम हो उसको क्रेडिट कर दीजिए, बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। ये उल्टे हैं, ये बढ़ने पर क्रेडिट किए जाते हैं इनकम और लाइबिलिटी, और घटने पे इनको
हम डेबिट करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी, इनकम जब भी होगी बिजनेस में क्रेडिट होगी, और रिवर्स तब करना है जब रिवर्स हो रहा है मामला। तो ये दोनों रूल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है, अकाउंटिंग की पूरी गणित इसी पे चलती है। और ये आपका जो अकाउंट एक तरह से गोल्डन रूल है, जो आपका अकाउंटिंग में एंट्री बनाने में आपको दोनों में से कोई भी, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई भी अप्लाई करो, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको इन दोनों रूल को अभी बताया है, इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो कोई रूल नहीं बताया था, डायरेक्ट ही आपको दिमाग में क्या रखना है उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो ये था आज की इस क्लास का मेन क्रक्स कि हमें एंट्री कैसे बनानी है। एंट्री बनाने के लिए मनी के इनफ्लो को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक अकाउंटिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बने रहिए इस चैनल के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है और आप अगला टॉपिक क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच।